सुबुक्तगीन, गीन गीन, हाँ वो सुबुक्तगीन नाम था ना, है ना, सुबुक्तगीन का इतिहास, हाँ उसके पिता, उनके पिताजी का इतिहास लिखा है। ठीक है, तो तारीख सुबुक्तगीन किसने लिखी है? बेहाकी। और बेहाकी को लेनपुल नाम के एक इतिहासकार है, लेनपुल, ठीक है लिख लो, लेनपुल ने बेहाकी को पूर्व का पेप्सू कहा है। अब मुझे नहीं मिला, कहीं पर भी नहीं मिला कि पेप्सू का मतलब क्या है। पेप्स है? लेनपुल ने बेहाकी को पूर्व का पेप्स कहा है, पेप्स, पेप्स है, पेप्सू, पेप्सी नहीं, पेप्सी नहीं, मैंने जब जब भी सर्च किया पेप्स का मतलब क्या है तो ये पेप्सी पर पहुंचा देता था। ठीक है, इसको, हाँ घूमर होता है, घूमर, घूमर मतलब पूर्व का घूमर की उपाधि यही थी, तो ये पेप्सू भी यही है, दोनों का मतलब एक ही है। पेप्स है कि पेप्सू? पेप्स, कौन सा परिवार? पेप्स, पेप्स। ठीक है, अब घूमर का मतलब, अब फिर ढूंढोगे घूमर का मतलब क्या होता है। एक बात, सीधी सी बात यह है कि आपको याद रखना है कि लेनपुल नामक इतिहासकार ने से क्या बोला है? पूर्व का पेप्स। ठीक है, पेप्सी बोला है, पेप्सी लिख लेना। ठीक है, लेनपुल, लेनपुल, हाँ पूर्व का पेप्स, लेनपुल, राइट है। ये अब इसके पिताजी का इतिहास लिखता था, है ना, इतिहासकारी तो हुआ, ये भी इतिहासकारी है। चलो हेडिंग डालेंगे, महमूद गजनवी के आक्रमण के भारत पर प्रभाव। महमूद गजनवी के आक्रमण के भारत पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ महमूद गजनवीज अटैक ऑन इंडिया। ठीक है, देखेंगे नंबर 1, हिंदू शाही वंश समाप्त हो गया, हिंदू शाही वंश समाप्त हो गया, द हिंदू शाही डायनेस्टी वॉज अबोलिश्ड, हिंदू शाही वंश समाप्त हो गया। नेक्स्ट, अच्छा बताओ, हिंदू शाही वंश क्या था? रक्षक। अब रक्षक खत्म होगा तो दूसरे लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा, तो दूसरा पॉइंट यही लिख लेंगे, दूसरे विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मार्ग खुल गया। ठीक है, ओपन द वे फॉर अदर फॉरेन अटैकर्स, ओपन द वे फॉर अदर फॉरेन अटैकर। इसके अलावा कहीं से हो ही नहीं सकते, बाकी चारों तरफ समुद्र है, जहाज वहाज की खोज अभी हुई नहीं है, और हुई भी है तो उसका अटैक के लिए यूज नहीं हो पा रहा है, कारण है मेन। ठीक है, चलिए भाई, क्या लिखवाया मैंने? हाँ ठीक है, अगला पॉइंट है, अच्छा होता, ये अटैक करके क्या करता था? लूटता था, लूटेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? मजबूत, चरमरा जाएगी, कह रहा मजबूत हो जाएगी, उसकी मजबूत होगी, भारत की कमजोर हो जाएगी। ठीक है, लिख लेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? कमजोर। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी बिकम वीक, चरमराना लिख लो, चुर चुर करने लगी। ठीक है, हाँ। अच्छा एक बार बताओ, जब ये अटैक करते हैं तो कई सारे लोग डर डर के क्या बन जाते हैं? मुस्लिम, तो भारत में इस्लाम का विस्तार हुआ। ठीक है, इस्लाम बिकम स्ट्रॉन्ग इन इंडिया, मैनी हिंदूज बिकम मुस्लिम, कई हिंदू मुस्लिम बन गए, और इस्लाम का, है ना, कई हिंदू क्या बन गए? मुस्लिम बन गए। तो यहां पर जो है पूरा मामला
आपको समझ में आ गया? ये हो गया है गजनवी का मामला। हेडिंग डालेंगे मोहम्मद गौरी। ये क्या हुआ भाई? हाँ, ये भी तुर्की है। मोहम्मद गौरी। ये भी तुर्की है। कौन कह रहा अफगानी है? मोहम्मद गौरी भी तुर्की है। ठीक है, मोहम्मद गौरी लिखेंगे। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी है। हाँ, क्योंकि इसका ही गुलाम तो होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश नहीं आएगा भी। तीन बड़े गुलाम है इसके, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और कुबाचा। 3 गुलाम है। ठीक है, चले भाई। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी था। हाँ, क्या? बिल्कुल विस्तार किया है, लेकिन ये कोई भी जो है ना वो दिल्ली तक शासन नहीं कर पा रहे हैं। इनके जो सक्सेसर आएंगे वो कमजोर होंगे, लेकिन स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना जो है ना वो मोहम्मद गौरी के टाइम पे होगी। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी का मेन मकसद था लूटना, धन लूटना। इसलिए वो राज्य की राजधानियों पर अटैक नहीं करता था, वो ऐसी जगहों पर अटैक करता था जहां मंदिर हो, धन मिले। ठीक है, और लूट करके वो चला जाता था, है ना। अपने उसके जो चंगू मंगू होते थे उनको ही सौंप देता था कि लो अब तुम यहाँ पे बढ़िया जैसे तुम्हें करना हो करो। स्थायी साम्राज्य उसने स्थापित नहीं किया, पर ये भाई साहब स्थायी साम्राज्य स्थापित करेंगे। ठीक है, चले भाई। गौरी, मोहम्मद गौरी वॉज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। मोहम्मद गौरी के 3 नाम हैं। ठीक है, कितने नाम है? 3 नाम। एक ही है सोनिका जी, एक ही है, 3 नाम है। चलो भाई, पहला नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। साम है, चिश्ती नहीं है। चिश्ती इसके साथ में आएंगे भारत में, है ना। हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना वो इसके समय में ही आएंगे भारत, इसके साथ में ही आते हैं। हाँ, चिश्ती सिलसिला के शुरुआत जिसने करी थी वो इसके साथ में आएंगे। ठीक है, वो अभी बाद में आएंगे थोड़ी देर बाद। तो क्या नाम है? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। हाँ, मोहम्मद बिन साम, ये एक ही नाम है ना, ये तीनों नाम नहीं है। नहीं तो बोले कि मुइजुद्दीन उधर लिख लिया, मोहम्मद इधर लिख लिया, बिन साम इधर लिख लिया। ठीक है, एक नाम है। दूसरा नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद बुद्दीन। कौन कह रहा बुद्दीन? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, और तीसरा नाम है बिल्कुल सरल, गौर वंश का मोहम्मद। गौर वंश का मोहम्मद, है ना, मोहम्मद ऑफ गौर डायनेस्टी, थर्ड नाम। ठीक है, बुद्धिहीन। समझ में आ गई? चलो भाई, अब हम थोड़ा सा कहानी देखेंगे, बैकग्राउंड समझेंगे। बैकग्राउंड समझने के बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे ये आगे बढ़ रहा है भारत में।
1030 में एक घटना घटी थी, मुझे जरा बताओ कौन सी घटना थी वो? अच्छा, अपनी गजनबी। ठीक है। काय से मरे थे? ट्यूबरक्लोसिस, टीवी से। इनको टीवी देखने का बहुत शौक था, तो देखते देखते ही वैसे ही मर गए जैसे एंथनी मरा था, ऐसे करके। ऐसे करके मरा था ना एंथनी, अंगूठा ऐसे करके। ठीक है, चलो, तो वैसे ही जो है ये भी मर गए। हाँ, चलो लिख लो, 1030 में गजनबी की मृत्यु हो गई। आफ्टर 130 एडी, नहीं, इन 130 एडी, आफ्टर द डेथ ऑफ गजनबी, गजनबी एम्पायर बिकम वीक। तो गजनबी साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। गजनबी साम्राज्य कैसा पड़ने लगा? कमजोर, है ना, तमजोल। पीछे की कहानी पूरी याद है? पूरी याद है ना? एक बार सुनाओ जल्दी से वापस से। उज्बेकिस्तान में किसका शासन था? अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक का सैनिक कौन था? अलप्तगीन। अलप्तगीन को कहां का गवर्नर बनाया था? खुरासान, है ना, खुरापात से खुरासान याद रखो। ठीक है, तो खुरापाती तो वो था, उसको खुरासान का क्या बनाया? गवर्नर। अच्छा, फिर अलप्तगीन, अब्दुल मलिक कब मर गया? कभी ना कभी तो मरा ही था। 961, वेरी गुड। नहीं, 961 में ही मरा है। ठीक है, तभी तो 963 में वो शासन करेगा वहां पे जाके। तो 961 में वो मर गया। उसके मरने के बाद क्या हुआ? उसके भाई और बेटे में लड़ाई हुई, और अलप्तगीन किसको चाहते थे? भाई को, पर जीत कौन गया? बेटा। तो ये खुरासान के क्या नहीं रह पाए? गवर्नर। तो इन्होंने गजनी में जाके क्या कर दी? खुरापात, है ना, 800 सिपाहियों के साथ। ठीक है, वहां चले गए, तो वहां पे इनका शासन स्थापित हो जाता है 963 में। ठीक है, फिर इनका गुलाम कौन होता है? अलप्तगीन का सुबुक्तगीन, और योग्य गुलाम देख करके बिटिया की शादी कर दी जाती है। फिर अगला उत्तराधिकारी कौन बना? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के 2 बेटे, इस्माइल और मोहम्मद गजनबी। तो इसने किसको शासक बनाया? इस्माइल को। लेकिन इस्माइल, जब इस्माइल कर ही रहा था, उसी समय गजनबी ने उसकी इस्माइल काट दी। ठीक है, तो वो हंसते हंसते चला गया, है ना, जोक सुनाया आखिरी में, हंसते हंसते गया इस्माइल देते हुए। तो 998 में कौन बन गया शासक? महमूद गजनबी। 2 साल तक उसने क्या किया? 3 साल तक साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार किया, तो 1000 में कौन खुश हो गए? बिल्ला, अल कादिर बिल्ला। ठीक है, तो जब बिल्ला खुश हो गया तो उन्होंने कहा कि आओ हम तुम्हें बिल्ली दें। तो बिल्ला ने 2 उपाधियां दी। कौन कौन सी? यामिन उद दौला, यानी साम्राज्य की दाहिनी भुजा, सीधा हाथ, राइट आर्म ऑफ एम्पायर, राइट। तो एक दिया, और दूसरा दिया अमीन उल मिल्लत। अब मिल्लत मतलब प्रोटेक्टर ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिमों का रक्षक। इसके अलावा 2 चीजें और हैं इसके नाम पे, एक तो इसको गाजी बोलते हैं, और एक बुत शिकन। गाजी मतलब काफिरों को मारने वाला, और बुत शिकन मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक। अच्छा ठीक है, पहला अटैक कहां किया? 1001 कहां पर किया? हाँ, कहां पर किया? जयपाल को मारा, पेशावर के पास में, जीत गया, बंदी बना लिया, 25 हाथी दिए, 2.5 लाख रुपए दिए, छोड़ दिया। इसके बाद ये इतने दुखी हो गए कि इन्हें आग जलाई, अपने बेटे से कहा आनंदी से कि तू आनंद में रह, मैं चलता हूं, है ना। तो आग में कूदते कूदते इन्होंने गाना गाया कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। ठीक है, किसने? जयपाल ने। तो कूद काट के ये मर गए। ठीक है, इसके बाद इसके अटैक आगे चलते रहे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अटैक, जैसे मुल्तान पे 2 बार अटैक कर दिया इसने, है ना, दोनों बार एक को ही पछीट पछीट के मारा और उससे पैसे छीन लिए। उसके बाद फिर छोड़ दिया कि फिर पैसे इकट्ठे कर, मैं आऊंगा। मतलब जैसे ये जाता था तो पीछे नोटिस लिखा रहता था हम फिर मिलेंगे। ठीक है, चलो
तो इसके बाद 1009 में जो है वो बेहिंद के युद्ध में इसने आनंदीपाल को भी मार दिया और अलवर पे अटैक किया, नगरकोट पे अटैक किया, थानेश्वर में अटैक किया और कौन से मंदिर को लूटा? चक्र स्वामी मंदिर। थानेश्वर का चक्र स्वामी मंदिर आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, राजा राम यहाँ के राजा थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1018 में 3 जगह अटैक किया, मथुरा, वृंदावन और कन्नौज। कन्नौज के राजा राज्यपाल ने क्या किया? बिना युद्ध के भाग गए। तो किसने अटैक कर दिया राज्यपाल पे? विद्याधर ने। कहाँ के राजा? कलिंजर। और क्या बोला कि भगना नहीं चाहिए। इसके तुरंत बाद विद्याधर के ऊपर अटैक हुआ तो वो खुद भाग गए, उसके बाद अगले साल फिर अटैक हुआ जो कि समझौते पर समाप्त हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें हुई और फाइनल अटैक जो है इसने कहा किया? 1025 में भी तो किया सर। हाँ, 1025 में फाइनल अटैक किया इसने अहिलवाड़ा। और राजा कौन है यहाँ के? भीमदेव प्रथम। भीमदेव, और मूल राज प्रथम भी बोला जाता है इनको। चालुक्य सोलंकी वंश के हैं। वेरी गुड। तो मंदिर तोड़ ताड़ के लूट के ले गया। 1027 में वापस आया, आखिरी अटैक किया किसके ऊपर? जाटों के ऊपर, सिंध पे किनारे पे किया, ठीक है। और फिर उसे टीबी हो गई तो खांस के मर गया, मतलब खांस के मर गया। उस समय बलगम की जांच होती नहीं थी और डॉट्स नामक दवाई जो है उस समय प्रचलन में नहीं थी, ठीक है। चलो, हाँ, और संस्कृत का क्या था ये? विद्वान। इसके दरबार में 3-4 लोगों के नाम बताओ जरा। अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी और बेहाकी, ठीक है। इसमें इतिहासकार कौन है? कुतुबी। मेन इतिहासकार इसका कुतुबी है, ठीक है। और बेहाकी ने बहक के इसके पिताजी के नाम पे इतिहास लिखा। और पेप्सू कहा जाता है उसको, पेप्सी लेनफुल। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। पेप्सी बोलो या कुछ भी बोलो, चलो याद रखो बस। ये 3 नाम है इसके, मोहम्मद गौरी के। लिख लिए हमने तीनों नाम। चलो भाई साहब, अब हम लोग देखेंगे गजनवी के बाद गजनी की स्थिति, ठीक है, हेडिंग है। और साम्राज्य जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, थोड़ा सा। एक है गजनवी जगह जहां से शासन हो रहा है ना, गजनी, सॉरी, है ना, गजनी। यहां पर कौन सा वंश काम कर रहा है? गज नवी वंश, ठीक है। और ये दूसरी जगह है गौर। कौन सी जगह है? गौर भी नहीं है एक्चुअली में, जगह का नाम है फिरोज कोह। जगह का क्या नाम है? फिरोज कोह, ठीक है। तो ये फिरोज कोह जगह है और यहां पर जो है वो गौर वंश शासन कर रहा है। गौर वंश कौन सा शासन कर रहा है? गौर वंश, ठीक है। चलिए भाई, ये फिरोज को जो है ना वो लगभग यहां पर गौर वंश का शासन 1148 में स्टैब्लिश होता है, अभी हुआ नहीं है। अभी 1148 से जो है वो 1215 तक यहाँ का इसका शासन रहेगा, गौर वंश का। इसको जरा समझिएगा आप, ठीक है। तो कौन सी जगह है? फिरोज कोह। हाँ, ये कहां पर है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अफगानिस्तान में आप 100-150 किलोमीटर 100-150 किलोमीटर गजनी के उत्तर में जाएंगे तो आपको फिरोज कोह दिखाई देगा। आज की डेट में फिरोज कोह जैसा कोई भी जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब चंगेज खां हुआ था तो फिरोज कोह पर ऐसा आक्रमण किया था चंगेज खां के बेटे ने। चंगेज खां मंगोल वाला, तो फिरोज कोह को जड़ से जैसे खत्म कर दिया, मतलब आग लगा करके तब तक रुके थे जब तक एक चीज जल ना जाए।
इस तरीके से फिरोज कोह को नष्ट किया था उन्होंने, है ना। तो फिरोज कोह जो है वो आज की डेट में कहीं पर भी नहीं है, पता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहां पे है। ठीक है, उस समय राजधानी हुआ करती थी फिरोज कोह, कौन से वंश की? गौर वंश की। ठीक है भाई, तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। ये जो गौर वंश है ये तुर्कों की गुंज शाखा से संबंधित है, इसी वजह से इसको गौर वंश कहा जाता है। कौन सी शाखा से संबंधित है? तुर्क है, ये तुर्क है। कौन सी शाखा? गुंज शाखा। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? गौर वंश। ठीक है, तुर्कों की कौन सी शाखा से संबंधित है? गुंज शाखा से। ठीक है, अब थोड़ी सी कहानी आप लोग सुनेंगे। सर ये गौर वंश का ईयर क्या था? 1148 में स्टैब्लिश होगा, 1148 से 1215 तक रहेगा, है ना। 1215 में ममलूक वंश, या जिसे हम लोग गुलाम वंश कहते हैं, है ना, ममलूक या गुलाम वंश, वो एस्टेब्लिश जब हो जाएगा, वो अपने अपने नाम से अपना एस्टेब्लिश कर लेंगे, क्योंकि मोहम्मद गौरी की कोई भी संतान नहीं थी, इस वजह से मोहम्मद गौरी का गौर वंश आगे नहीं चल पाएगा। हालांकि वो 1206 में ही मर जाता है ना। इनके गुलाम जो थे वो कुछ समय तक गौर वंश के नाम से ही शासन करते हैं, फिर बाद में अपने अपने नाम से इंडिविजुअल शासन स्टार्ट कर देते हैं, तो इस वजह से कहा जाता है कि गौर वंश वहां से समाप्त हो गया। ठीक है, खैर अभी हम लोग, अभी ईयर जो है ना, देखो अभी समय है 1148, तो गौर वंश अभी स्टैब्लिश हुआ नहीं है ना। अब थोड़ी स्टोरी सुनना। जो गजनवी शासन है, उस गजनवी शासन के अंडर में एक छोटी सी रियासत पड़ती है ना, जो कि फिरोजकोह नाम की जगह पर है। कहां पर है? फिरोजकोह। और इस फिरोजकोह का शासक है कुतुबुद्दीन नाम का एक आदमी। कौन है? कौन है? कुतुबुद्दीन। कहां का है? फिरोजकोह का। अच्छा, फिरोजकोह किनके अंडर में पड़ता है? गजनवियों के, गजनवी वंश के अंडर में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, किसके अंडर में पड़ता है? गजनवी। अभी तक गौर वंश एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, गौर वंश अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो फिरोजकोह का शासक कौन है? कुतुबुद्दीन। और इसका एक बहुत पक्का दोस्त है, पक्का मतलब ऐसे करके पुच्ची की उसने, ऐसे करके। इसका नाम है अलाउद्दीन। क्या नाम है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी, जैसे ये डेवलप हुए। तो कुतुबुद्दीन जो है ये यहां की कहानी है, और इधर साइड में जो है वो कौन है? गजनवी वंश। तो 1148 में गजनवी वंश का जो शासन था, उस शासक था, उसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह कौन थे? बहराम शाह। तो अब क्या है, कुतुबुद्दीन जो है ना, इनका घरेलू कुछ झगड़ा हो जाता है, भाई भाई का आपस में थोड़े डिस्प्यूट हो गए, और तगड़े डिस्प्यूट हो गए, तो ये भाई साहब चले गए बहराम शाह से मदद मांगने। कौन गए? कुतुबुद्दीन क्या है? शासक है। किसके अंडर में? गजनवियों के अंडर में। छुटके बुटके से है, टैक्स वैक्स वसूल के देते हैं, है ना, उससे ज्यादा इनकी हैसियत नहीं है। तो सामंत टाइप में है, जैसे इंडिया में सामंतवाद होता था, वहां पे सामंतवाद नहीं था, क्योंकि यूनिटी उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। तो ये मदद मांगने चले गए। कौन? कुतुबुद्दीन। बहराम शाह पता नहीं किस मूड में थे, इन्होंने जहर दे के मार दिया। हाँ, ये मदद मांगने गए थे और इन्हें जहर खिला दिया, बोले अपने को सरदर्द चाहिए ही नहीं। ठीक है, जब जहर खिला दिया तो ये बात अलाउद्दीन को पता चली कि मेरे पक्के दोस्त को जहर खिला दिया, पक्के दोस्त को, है ना। तो जैसे ही जय मरा, वीरू को गुस्सा आया, वीरू गया गजनी
और गजनी पे अटैक कर दिया और ऐसी आग लगाई, 7 दिन तक बैठ के देखता रहा गजनी को जलते हुए। 7 दिन behram शाह को की बखियां उधेड़ दी इसने, अलाउद्दीन ने। behram शाह भाग गए छोड़ के गजनी। गजनी में ऐसी आग लगाई और उस आग के कारण इस अलाउद्दीन का नाम पड़ा जहां सोच, दुनिया में आग लगा देने वाला। हाँ, जहां सोच। 7 दिन तक आग लगाई, 7 दिन तक देखता रहा। उसके बाद बोला कि अब बहुत हो गया, थक गया हूं। वापस आया कहां? फिरोज को। और फिरोज को में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपना राज्य स्थापित कर दिया। और यह राज्य कहलाता है गौर वंश। कौन सा वंश? गौर वंश। कहानी क्लियर हुई यहां तक की? ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्या आ रही है? अलाउद्दीन भी कहीं का शासक था? अलाउद्दीन कोई शासक नहीं, ये तो दोस्त था, कबाड़ी आदमी। हाँ, यूं ही घूम रहा है। अभी छोड़ो और छोड़ो, अभी मोहम्मद गौरी तो ऐसे अनसर्टेन तरीके से शासक बनेगा मोहम्मद गौरी कि आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे इसकी। मोहम्मद गौरी का तो कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं था राजा बनने में। और यही मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को परेशान करके रख देगा तराइन के युद्ध में। और ऐसा आदमी जो रोड पे घूम रहा है, ऐसा आदमी जिसका शासक तो छोड़ो, दूर दूर तक शासन से कोई संबंध नहीं, जेल में पड़ा हुआ है। अब देखिए कैसे किस्मत पलटेगी। तो अलाउद्दीन तक की कहानी समझ में आई। कहानी क्या निकल करके आ रही है कि जब गजनवी मर गया उसके बाद गजनवियों का शासन जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। बात है 1148 की। 1148 में गजनवी वंश के शासक थे behram शाह, और उनके अंडर में एक छोटी सी रियासत पड़ती थी जिसका नाम था फिरोज को। वहां का शासक कुतुबुद्दीन जो है वो मदद मांगने गया, इनने उसको जहर दे दिया। और कुतुबुद्दीन के दोस्त ने, जिसका कोई लेना ही देना नहीं है, गुस्से में आकर के कहां पे अटैक कर दिया? गजनी पे। और गजनी पे ऐसा अटैक किया, 7 दिन तक जलाया उसको। 7 दिन तक जलाया, इस वजह से दुनिया में उसका नाम प्रचारित हो गया जहां सोच। जहां सोच, दुनिया में आग लगा देने वाला। और जब वो वहां से वापस लौट करके आया तो ये तो फिर जली जलाई जो गजनी थी उसमें पुनः इनने अपना शासन स्थापित कर लिया। behram शाह ने मारा मुरा नहीं इनने। और एक शासक जो है वो अलाउद्दीन बनकर के निकला, कहां का? फिरोज को का। और यह वंश कहलाया गौर वंश। क्या कहलाया? गौर वंश। ठीक है, तो अब बताओ गौर वंश की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन ने। वेरी गुड। ठीक है, तो गौर वंश 1148 से 1215 स्थापना किसने की? लिख लो ये अलाउद्दीन का नाम, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अलाउद्दीन का एक और नाम क्या है? जहां सोंच। मतलब कि दुनिया में आग लगाने वाला, दुनिया में आग लगा देने वाला, है ना? द वन हु सेट फायर ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने राजधानी क्या बनाई? राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? फिरोज कोह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये अलाउद्दीन की कहानी सुन लेते हैं। 1161 में अलाउद्दीन की, अच्छा अलाउद्दीन का एक कहानी और है जो मैं आपको सुना देता हूं। अलाउद्दीन ने 7 दिन तक कहां आग लगाई थी? गजनी में। तो क्या लगता है गजनी के लोगों ने चूड़ियां पहनी होंगी? नहीं पहनी होंगी। तो गजनी के लोगों ने अटैक किया किसके ऊपर? फिरोज कोह के ऊपर। और अटैक करके इसको अपनी गुलामी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम रहोगे हमारे अंडर में ही, भले ही यहां के शासक रहो। अच्छा, जब लूट के ले जा रहे थे तो इसके गहने, इसकी पत्नी के गहने, इसका बेटा था उसके गहने, उसकी पत्नी के गहने सब लूट करके ले गए थे वो। कौन? गजनी वाले। ठीक है, ये छोटी सी कहानी है, इसको साइड में करता हूं। 1161 में इसकी मृत्यु हो गई। कब इसकी मृत्यु हो गई? 1161 में अलाउद्दीन की मृत्यु कब हो गई?
1161, ठीक है। अब ये जो अलाउद्दीन है इसका बेटा है सैफुद्दीन गौरी, जो अगला शासक बनेगा, ठीक है। पुत्र सैफुद्दीन गौरी शासक बना। कौन बना? सैफुद्दीन गौरी कौन बना? शासक, ठीक है। अच्छा, यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है आपको, क्रिस्टल क्लियर। जिस समय अलाउद्दीन शासक था उसी समय दो लोग ऐसे थे जिनसे अलाउद्दीन को बड़ा डर था। अब कहीं कहीं पर यह बताया गया है कि इसके चचेरे भाई थे और कहीं कहीं पर यह बताया गया कि भतीजे थे। हम भाई और भतीजे दोनों कंसीडर करके चलेंगे, वो जो भी थे, पर दो लोगों ने इसको बड़ा परेशान करके रखा था, तो अलाउद्दीन ने दो लोगों को कैद करके रखा है जो कि इसके परिवार के हैं, है ना, चचेरे भाई हैं। इन दोनों के नाम जरूर याद रखने हैं आपको। एक का नाम है गियासुद्दीन गौरी, क्या नाम है? गियासुद्दीन गौरी, है ना, और एक का नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। दोनों भाई भाई हैं ये गयासुद्दीन बड़ा भाई है और ये है छोटा भाई, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से समझना है। अलाउद्दीन शासक बना, अलाउद्दीन को दो लोगों से डर है जो इसके चचेरे भाई हैं। अलाउद्दीन के चचेरे भाई हैं दो लोग, कौन कौन? गयासुद्दीन गौरी और मोहम्मद गौरी, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। और अलाउद्दीन ने इन दोनों को जेल में डाल रखा है। कहां डाल रखा है? कहां? ये जेल में है। कौन? ये दोनों, ठीक है। अच्छा, अब ये है जेल में और उसी दौरान किसकी मृत्यु हो गई? अलाउद्दीन की। अलाउद्दीन की मौत के बाद अगला शासक कौन बना? सैफुद्दीन गौरी, पुत्र। अच्छा, वो याद है घटना, जेवर चुरा के ले गए थे, याद है? तो सैफुद्दीन जो है वो 1163-62 के आसपास की बात है। सैफुद्दीन एक मीटिंग में गए, इनने मीटिंग में देखा कि एक आदमी जो है मोटा सा गहने पहन के आ रहा, और ये गहने हैं उसकी वाइफ के, उसकी पत्नी के गहने। पत्नी रोज टोचती थी कि हमारे गहने नहीं लेके आ पाए, तो इसने उस आदमी को देखा कि बोले यार ये तो मेरी पत्नी के गहने हैं। इसने उसको तलवार घोंप दी गहने के चक्कर में। उसका जो भाई था मोटे वाले का, उसने इसको तलवार घोंप दी, तो सैफुद्दीन बिना बात के ही मर गए। अब कोई शासक बनने लायक ही नहीं बचा। तो वो जो दो लोग जेल में पड़े हुए हैं, याद करो कौन कौन? गियासुद्दीन और मोहम्मद गौरी। इनमें से ये बन गया शासक, और इन्होंने इसको ये जिम्मेदारी दी कि तुम जाओ अब हमारे साम्राज्य का विस्तार करो। तो कौन करेगा साम्राज्य का विस्तार? समझ में आ रही बात? कहानी क्लियर हुई? ये तो जेल में पड़े थे बेचारे, इनको कोई लेना ही देना नहीं था। ना वो गहने की लड़ाई होती, ना ये राजा बनते, ना पृथ्वीराज चौहान हारते, ना गुलाम वंश की स्थापना होती, ना हमारा इतिहास इतना बढ़ता, सिलेबस भी कम होता। जबरदस्ती में लड़ गया। कौन लड़ गया? इसकी गलती है, इसी ने बर्बाद किया है। समझ में आई कहानी? ठीक है, चलो अगला पॉइंट। यहां तक पूरा लिख लिया था क्या? लिख लिया था ना? ठीक है, नहीं आया समझ? बहराम फिर से समझाएं। अरे बहराम में क्या समझना है? देखो भाई, देखो गजनी का शासक है बहराम शाह। इसने कुतुबुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को मार दिया है जहर दे करके, और इस कुतुबुद्दीन का दोस्त है अलाउद्दीन। इसने बहराम साहब को कूट दिया इसी बात पे, और वापस आके फिरोज कोह में एक स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया 1148 में। और 1148 में कौन से वंश की स्थापना हो रही है? गौर वंश की। कौन से वंश की? गौर वंश की, ठीक है। चलो भाई
चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। देखो समय है 1163 एडी, है ना। फिरोज कोह का शासक कौन बन रहा है? गयासुद्दीन गौरी। ये किसका बड़ा भाई है? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो गयासुद्दीन गौरी नीचे लिख लो। छोटे भाई मोहम्मद गौरी को साम्राज्य विस्तार का कार्य दिया गया। छोटे भाई मोहम्मद गौरी को साम्राज्य विस्तार का कार्य दिया गया। यंगर ब्रदर मोहम्मद गौरी डिड द वर्क ऑफ एक्सपांशन ऑफ एम्पायर। ठीक है, डिड द वर्क। ठीक है, तो अच्छा बताओ, सबसे पहले साम्राज्य विस्तार किस तरफ करेंगे? गजनी को ही जीतेंगे सबसे पहले। 1173 में लिख लो, 1173 एडी में ही कॉन्क्योर द गजनी। 1173 में उसने गजनी क्षेत्र को जीत लिया। किसने जीत लिया? मोहम्मद गौरी ने, है ना। साम्राज्य विस्तार का काम तो वही कर रहा है। ठीक है, लिखेंगे गयासुद्दीन ने मोहम्मद गौरी को गजनी प्रदेश का शासक नियुक्त कर दिया। गयासुद्दीन ने मोहम्मद गौरी को गजनी प्रदेश का शासक नियुक्त कर दिया। मोहम्मद गौरी अपॉइंटेड रूलर ऑफ गजनी बाय गयासुद्दीन। तो 1113 शासक कौन बना? देखो, फिरोज कोह का शासक कौन बन गया? गयासुद्दीन गौरी। छोटे भाई को काय की जिम्मेदारी दे दी कि साम्राज्य विस्तार करो। तो सबसे पहले क्या जीता? गजनी जीता, तो बाद में इसको एक गजनी का शासक बना दिया गया। छोटे भाई को गजनी का शासक और फिरोज कोह का शासक कौन बना? ठीक है, अब देखो जरा इधर देखो, कुछ यहां पर गजनी है, है ना। कुछ ये वाले क्षेत्र में यहां पर कहीं पर गजनी है और यहां कहीं पर फिरोज कोह है। तो फिरोज कोह का जो राजा है कौन है? उसने इस डायरेक्शन में आक्रमण करने शुरू किए और जो मोहम्मद गौरी है, ये गौरी ने किस तरफ अटैक करने शुरू किए? इस तरफ। तो गौरी के अधिकार क्षेत्र में कौन सा वाला इलाका है अटैक करने के लिए? भारत। और इसके बड़े भाई के अधिकार क्षेत्र में मिडिल ईस्ट वाला। तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में साम्राज्य विस्तार करने लगे। ठीक है, तो अब मोहम्मद गौरी किसके ऊपर अटैक करेगा? भारत के ऊपर। समझ में आ गई? ठीक है, तो कब से अटैक, कब बना ये शासक? 1173। अच्छा, कोई भी आदमी कहीं का शासक बनता है तो 1-2 साल तक तो बढ़िया तरीके से अपने शासन को मजबूत करता है, उसके बाद अटैक करता है। तो 2 साल बाद कौन सा समय आएगा? 1175। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? 1175। क्लियर है? ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे, मोहम्मद गौरी का भारत की ओर अभियान। मोहम्मद गौरी का भारत की ओर अभियान। कैंपेन ऑफ मोहम्मद गौरी टुवर्ड्स इंडिया। तो गयासुद्दीन किस तरफ अटैक करेगा? मध्य एशिया। किस तरफ करेगा? मध्य एशिया। ठीक है, और ये किस तरफ अटैक करेगा? भारत की तरफ। लिख लेंगे, गौरी ने सर्वप्रथम 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। कहां पे आक्रमण किया? देखो, गौरी का पहला आक्रमण और मोहम्मद बिन कासिम का आखिरी आक्रमण कहां था? मुल्तान।
ध्यान रहेगा, क्यों पहला आक्रमण आखिरी आक्रमण पूछा जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम मुल्तान, मुल्तान को स्वर्ण नगरी किसने कहा? मोहम्मद बिन कासिम जिस समय भारत पे अटैक करता है उस समय खलीफा कौन है? जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पे अटैक किया उस समय खलीफा कौन है? बिल्ला थोड़ी ना है, बिल्ला तो गजनबी के टाइम पे है। ये 712 की बात पूछ रहा हूं मैं, यजीद नहीं है, यजीद नहीं है, वाजिद अली। देखो वाजिद अली तो है, वाजिद अली ने अल हज्जाज को नियुक्त किया था गवर्नर। कौन है? वाजिद अली, उम्मेद वंश के। अब्बासी बीच में आएगा आपका 750 से 1517 तक अब्बासी है, 1517 से 1924 तक ऑटोमन है, और उससे पहले उम्मेद है। उम्मेद अलग है, सबसे पहले उम्मेद आएगा, उम्मेद अलग है, अब्बासी अलग है। देख लो, अरे ऑटोमन तो वो है, उस्मानी बोलते इसको। चले भाई, ये बात क्लियर हो गई। तो गौरी ने सबसे पहले अटैक कहां किया? पहला अटैक कहां किया? मुल्तान 1175। ठीक है, 1175 एडी। ठीक है, तो यहां पे लड़ाई हुई शिया मुसलमानों के साथ में इसकी, और ये था सुन्नी, याद रखिएगा। ठीक है, इस समय मुल्तान जो है ना उसमें शिया मुसलमानों का शासन है, जिनको करमतिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, करमतिया वर्सेस गौरी, करमतिया। ठीक है, ये करमतिया जो मुसलमान थे ना, ये जो अभी गजनबी आया था ना, उसी गजनबी के वंश से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन पे आक्रमण कर दिया। कौन जीता? गौरी जीता, गौरी जीता। ठीक है, खलीफा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खलीफा इंपॉर्टेंट जहां जहां पर होंगे वहां पर मैं बता दूंगा आपको। क्योंकि ये तो क्या है कि बहुत वैसा विषय है, अगर हम खलीफाओं के इतिहास पे चले जाएंगे तो फिर हम अरब का इतिहास पढ़ लेंगे भारत के इतिहास की जगह। खैर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी लड़ाई जो ये लड़ता है 1178 में। कब लड़ता है? 1178, 1178 एडी में। बस थोड़ी देर अगर हम 1 घंटे और साथ दोगे ना तो 1 घंटे में हम गुलाम वंश पे पहुंच जाएंगे। मतलब हमने जो है ना ये संडे वाला काम भी कर लिया है। ठीक है, चलिए 1178 एडी में ये अटैक करता है गुजरात के नहरवाल पर। कहां पर करता है? गुजरात के नहरवाल पर आक्रमण। ठीक है, कहां पर आक्रमण किया इसने? गुजरात के नहरवाल पर। कहां पर आक्रमण किया है? ठीक है, अब ये गुजरात के नहरवाल पर जब आक्रमण करता है तो यहां पर एक युद्ध होता है, काश हद का युद्ध। बैटल ऑफ काश हद। ये आक्रमण करता है, ये तो अंग्रेजी में लिख पा रहे होगे ना तुम लोग, कि नहीं लिख पा रहे हो? है ना, अटैक एक ही जैसी लाइनें हैं, इस वजह से मैं उनको नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए
काशहद का युद्ध होता है। ये काशहद जो है ना वो आजकल राजस्थान के आबू पर्वत के निकट पड़ता है, नियर आबू, हाँ माउंट आबू है ना। ठीक है, राजस्थान के आबू पर्वत के पास पड़ता है। ठीक है, अच्छा ये जो काशहद का युद्ध होता है इसमें एक तरफ थे भीमदेव सेकंड, फर्स्ट याद है, फर्स्ट याद है? मूलराज प्रथम, ये है मूलराज द्वितीय है? अरे तुम देखो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है इनका। मूलराज द्वितीय बच्चा है ये छुटका सा, तो क्या ही भागेगा। ठीक है, इनकी तरफ से इनकी मम्मी लड़ाई लड़ती है और मोहम्मद गौरी भारत में पहली बार हारता है, पहली बार। ठीक है, इसलिए लड़ाई में महिलाओं को आगे करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो भीमदेव ये सेकंड, मूलराज सेकंड वर्सेस मोहम्मद गौरी। ठीक है, और ये जो, अच्छा कौन सा वंश है इनका, पुराने वाले का वंश बताओ? चालुक्य सोलंकी, ये भी चालुक्य सोलंकी। ठीक है, कौन सा वंश है? चालुक्य सोलंकी वंश। ठीक है, सेना का नेतृत्व है ना, लीडरशिप माता नायिका देवी करती हैं, है ना, नाम ही ऐसा है नायिका देवी। ठीक है, कौन करता है सेना का नेतृत्व? नायिका देवी, राइट। फर्स्ट डिफीट ऑफ मोहम्मद गौरी इन इंडिया, मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार। ठीक है, हार का ठप्पा लग गया दूसरे ही अभियान में। ठीक है, चलिए लिख लेंगे। आफ्टर दिस डिफीट, आइए लिख लो। आफ्टर दिस डिफीट, इस हार के बाद वह अपना ध्यान पंजाब की ओर केंद्रित करता है। कौन? मोहम्मद गौरी, है ना। आफ्टर दिस डिफीट ही टर्न हिज अटेंशन टू पंजाब। एक मिनट, नायिका देवी, नायिका देख रही है बात पाने आते हैं। जब मैं इतना फील करते हूँ तब डाल दूँगा, क्या मतलब मिलेगा? पागल बोलते हो जो भी आप सुनिए। क्या करती थी जंगल में शेर, हाँ शेर भाई तो ये ना मुझे जगह तो यार पूरा डाल दूँगा तो कोई खाऊंगा नहीं। बाबा दीजिए इसमें पानी स्पेशल बनाने वाली आदमी फोटो टिकट भी ले गया है। कितनी मेहनत देखो आप खाने के लिए ये बनाएंगे देर प्लेट 50
ये देखो ना हाँ भाई, तो कौन हार गया? मोहम्मद भाई की सर्विस सही है क्या? बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। कहां पर ध्यान केंद्रित करते हैं हम? पंजाब पे, है ना? हाँ, 1179 में ही अटैक ऑन पेशावर, पेशावर पे आक्रमण किया। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि जीता के हारा, जीता ही जीता है अब, ठीक है? जब हारेगा तो बता दूंगा, जरूरी नहीं है। हाँ, पेशावर पे अटैक किया है। 1179 ही अटैक ऑन पेशावर। अगला है 1181 में लाहौर पर आक्रमण किया। लाहौर पर आक्रमण किया, है ना? ब्रैकेट में लिख लेंगे ही अटैक ऑन लाहौर, ब्रैकेट में लिखेंगे। खुसरो से लड़ाई हुई। किससे लड़ाई हुई? खुश रहो नहीं, रब, ठीक है? खुशरव, खुशरव लिखेंगे। गजनवी वंश का अंतिम शासक, भारत में, ठीक है? तो अगर मैं ये कहूंगा भारत में गजनवी साम्राज्य कब समाप्त हो रहा है? 1181, ठीक है? गजनवी वंश का अंतिम शासक था या भारत में गजनवी वंश का अंतिम, और गजनवी वंश का अंतिम शासक तो उधर ही खत्म हो गया जब गजनवी को जीत लिया उनने, तो गजनवी में ही गौर वंश स्थापित हो गया 1173, ठीक है? चलिए अगला 1186 में अच्छा देखो, अभी 81 में जब अटैक किया है ना खुसराव के ऊपर, ये गजनवी वंश का अंतिम शासक है, अंतिम शासक है, ध्यान रखिएगा, है ना? अभी समाप्त नहीं हुआ था 1181 में। तो खुसरो जो है ना उसको कैद कर लेता ये, और वही तकनीक होती है, बहुत सारे पैसे वैसे लेके खुसरो को छोड़ देता है। वापस अटैक करता है गजनवी पे, लाहौर पे 86 में, ठीक है? लिख लो 1186 में लाहौर पे पुनः आक्रमण किया। ठीक है? 1189 में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पर आक्रमण किया। भटिंडा को उस समय तबर हिंद बोला जाता था। इस भटिंडा का नाम क्या हुआ करता था? तबर हिंद। तबर हिंद, ठीक है? और उस समय भटिंडा के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान। मतलब ये दिल्ली के अंदर आता था भटिंडा, तबर हिंद, ठीक है? पृथ्वीराज चौहान का शासन कहां तक था? भटिंडा तक। नहीं, जीत गया, भटिंडा को जीत लिया इसने, गौरी ने, ठीक है? भटिंडा पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, ऐसा लिख लो, जीत लिया, है ना? तराइन के युद्ध का यह तात्कालिक कारण है। यह तराइन के युद्ध का कौन सा कारण है? दिस इज द इमीडिएट कॉज ऑफ बैटल ऑफ तराइन। दिस इज द इमीडिएट कॉज ऑफ बैटल ऑफ तराइन। ठीक है? अब देखो भाई, यहां तक भटिंडा कौन सा ईयर है? 1189 है। 1189 में भटिंडा पे। अब यहां पर कहानी को पॉज कर दो। किसकी कहानी को? गौरी को, गौरी की कहानी। अब इससे पहले मैं आपको कुछ दूसरी कहानी सुनाना चाहता हूं, पृथ्वीराज की कहानी।
हालांकि पृथ्वीराज चौहान की कहानी जो है ना वो कहीं पर भी ऑथेंटिक नहीं मिल रही है, ऑथेंटिक सब आधा अधूरा है सब जगह। उनके मौत के बारे में भी कुछ क्लियर नहीं पता है कि कैसे वो मरे थे, ठीक है। पर फिर भी जितनी कहानी मिली है वो सब समझा देता हूं आपको। तो हेडिंग डालेंगे पृथ्वीराज चौहान है, वो सब गलत कहानी है। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो भाई साहब पृथ्वीराज चौहान जो है ना, ये इनका जन्म कहां हुआ था ये भी पता नहीं है, कब हुआ था ये भी पता नहीं है। लेकिन जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ, जो जिसमें चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो है, उसके अनुसार गुजरात में कहीं इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात में, ठीक है। और इनके पप्पा जो थे, इनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर चौहान। क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान, ठीक है, जो कि अजमेर के राजा थे। कहां के राजा थे? अजमेर के राजा। और इनकी मम्मी का नाम था कर्पूर देवी, है ना। कर्पूर देवी, इनकी माता का नाम कहां से क्या है? कर्पूर देवी। और अगर पूछा जाए कहां से पता चलता है तो हासी शिलालेख से पता चलता है। कौन सा शिलालेख से? हासी। हासी जो है वो हरियाणा में जगह है, ठीक है। तो हासी शिलालेख से यह बात पता चलती है कि इनकी मम्मी का नाम क्या था? कर्पूर देवी, ठीक है। अच्छा, हाँ, पिता का नाम तो सोमेश्वर चौहान था, हाँ, डन है वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा जो दूसरी जो टैक्स है जिनमें पता चलता है, तो उनमें इनका जन्म जो है वो 1166 बताया जाता है, 1166 एडी। किसका? पृथ्वीराज। और इनका वास्तविक नाम जो है वो था पृथ्वीराज तृतीय। इससे पहले 2 पृथ्वीराज और हो चुके हैं। पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहां तक की? चलो, अब थोड़ा सा और हम इस कहानी को आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एक शासक हैं जिनका नाम है अनंतपाल। क्या नाम है? अनंतपाल, दिल्ली के, है ना। ये तोमर वंश के हैं। कौन से वंश के? तोमर वंश के। और ये अनंतपाल की 2 बेटियां हैं, लड़का नहीं है कोई भी, ठीक है। एक बेटी है कमला, जिसकी शादी होती है, जिसके पति का नाम है सोमेश्वर चौहान। ये कौन है? सोमेश्वर चौहान कौन है? पृथ्वीराज के पापा, मतलब कि पृथ्वीराज की दूसरी मम्मी कौन है? कमला। बात समझ में आई, है ना। कमला घर चल, कमल घर चल, है ना, ठीक है। तो ये एक नाम है। इनकी दूसरी पुत्री जो है उसका नाम ज्ञात नहीं है। दूसरी पुत्री जो है उसका नाम ज्ञात नहीं है, और उसकी शादी होती है, उसकी शादी होती है कन्नौज के राजा विजयपाल से। जिनका नाम क्या है? विजयपाल, ठीक है। पुत्री का नाम पता नहीं है। और उसी पुत्री और विजयपाल की एक संतान है जिसका नाम है जयचंद। कहानी क्लियर हो रही है? तो नाम क्या है? जयचंद, ठीक है।
और ये सोमेश्वर चौहान की एक और पत्नी है, नाम क्या है? कर्पूर देवी, जिनका पुत्र है कौन? पृथ्वीराज। तो बेसिकली पृथ्वीराज और जयचंद्र जो है वो मौसेरे भाई है, मौसी का लड़का है ना। ये बात अलग है, सौतेली मौसी का लड़का है, ठीक है, पर वो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जयचंद्र उम्र में जो है ना वो बड़ा है, राइट, और पृथ्वीराज उम्र में छोटे हैं, ठीक है। तो जयचंद के नाना का नाम अनंतपाल, पृथ्वीराज चौहान के नाना का नाम, और मामा इनके कोई है नहीं, तो अनंतपाल की जब मौत होगी तो दिल्ली को लेकर के इसका भी दावा है और इसका भी दावा है। लेकिन अनंतपाल क्योंकि ये छोटा है पृथ्वीराज, कमला अमला का मामला सब गमला में है, ठीक है। मेन पृथ्वीराज जो है ना वो अपने नाना का बड़ा चहेता है, तो नाना जो है वो पृथ्वीराज को गोद ले लेते हैं कि तू आजा मेरी गोद में। किसको? पृथ्वीराज को। तो बेसिकली अनंतपाल की गद्दी पर शासन किसका एस्टैब्लिश होता है? पृथ्वीराज का। इस बात से जयचंद को लगती है मिर्ची। किसको मिर्ची लगी? जयचंद को। बात समझ में आई? अब कहानी है, पूरी कहानी के तौर पर ही आपको सुनना है, लिखने वाला जहां पॉइंट होगा वहां लिखवा दूंगा मैं। तो जयचंद को मिर्ची लगी, इनकी हो गई मौत। जब इनकी मौत हो गई तो उसके बाद दिल्ली जो है वो किसके अंडर में आ गया? पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज बन गए यहाँ के शासक। हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी है ये बात, शासक बने, कब बने, कैसे बने, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो पृथ्वीराज यहाँ के शासक बन गए दिल्ली के। इस बात से जयचंद को मिर्ची लग गई। जयचंद की उम्र थोड़ी ज्यादा है, तो पृथ्वीराज जो है वो संयोगिता के कुछ आसपास ही जाकर के बैठ रहे हैं एज के मामले में, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया? जयचंद ने एक राजसूय यज्ञ करवाया। राजसूय यज्ञ मतलब कि ऐसा यज्ञ जिसमें अपने आप को ये बड़ा सिद्ध कर सके। सबको बुलाया पर अपने पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले पृथ्वीराज रासो पढ़ी, मैंने कहा ठीक है पृथ्वीराज को पढ़ा नहीं है तो पढ़ ही लेते हैं बीच बीच में। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार यह है कि पृथ्वीराज को बुलाया था पर पृथ्वीराज गए नहीं, ठीक है, नहीं गए। ये बात जयचंद को बुरी लगी, तो जयचंद ने क्या किया? पृथ्वीराज का एक पुतला बनवा दिया और पुतला बनवा के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। कहां पे खड़ा कर दिया? दरवाजे पे। संयोगिता को उसकी सहेलियां बता चुकी हैं कि पृथ्वीराज बड़ा छल छबीला टाइप का आदमी है और बहुत खूबसूरत है और बड़ा प्रतापी है, क्योंकि इससे पहले एक लड़ाई हो चुकी है जिसमें जो है वो आल्हा उदल लड़ते हैं पृथ्वीराज चौहान से और मारे जाते हैं। वो आल्हा उदल उस समय जो है वो जाने माने वीर योद्धा थे, परमार्थित देव है, हाँ परमादि देव हैं। तो बड़ा जबरदस्त युद्ध होता है और उसमें पृथ्वीराज जो है उनको हरा देता है। तो ये बात इनकी ख्याति को बड़ा आगे बढ़ा देती है कि पृथ्वीराज एक बहुत महान योद्धा है। तो कौन ज्यादा बकवास करे, कुल मिला के संयोगिता जो है, स्वयंवर भी रखा गया था इस राजसूय यज्ञ में, तो संयोगिता जो है वो मन ही मन चयन कर चुकी है कि स्वयंवर में उसको अपना वर किसको चुनना है। लेकिन वो आदमी तो आया ही नहीं, मना कर दिया। लेकिन उसका पुतला बना हुआ है तो ये पुतले को ही माला पहना देती है। संजय लीला भंसाली ने भी बताया पिक्चर में कि माला पहना, वो पृथ्वीराज रासो पर ही आधारित है मुख्यतः पिक्चर जो बनी है। तो भाई साहब ये माला पहना दी गई, माला पहनाई गई, तो इनको पता चला, कोई खबर देकर के पहुंचा कि वहां पे जो है वो फिर लेटरबाजी हुई, है ना। अच्छा, ये सब हो रहा है तराइन के पहले युद्ध के बाद। तराइन का एक बार युद्ध हो चुका है। तराइन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि भटिंडा पे आक्रमण किया था। तो 1191 में एक युद्ध हुआ था, 1191 में तराइन का पहला वॉर। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया है और मोहम्मद गौरी को ये कहा है कि जाओ बेटा अगली बार खा पी के आना, है ना, बेइज्जत करके भगा दिया है। कैसे करके? बेइज्जत करके, बड़ी बेइज्जती करके। तो बड़ा कसमसाया हुआ सा वो गजनी में बैठा हुआ है, गजनी का ही सुल्तान है ना वो टीस खा के बैठा हुआ है गजनी में।
और उसके बाद ये सब चीजें चल रही हैं। तो भैया क्या हुआ कि कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान पहुंचते हैं घोड़े पे संयोगिता को लेने के लिए, क्योंकि लेटर पहुंच चुका है वहां तक कि तुम नहीं आए तो पूनम की रात को मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो ने कहा नहीं, हम मरने नहीं देंगे तुमको, है ना, हम राजपूत हैं, हम कैसे मरने देंगे। तो पहुंचते हैं ये घोड़ा वोड़ा ले लवा के, तो ये ले जाते हैं। अब ले जाते हैं तो रास्ते में होती है कि लड़ाई। अब लड़ाई के दौरान जो है वो पृथ्वीराज चौहान के जो मेन सामंत हैं, बड़े बड़े सामंत, वो ये खो देते हैं, है ना। मूवी में कुछ अलग तरीके से बताया गया है ना। मेन सामंत ये खो देते हैं, लेकिन जयचंद हार जाता है। अब जयचंद हार गया बहुत बुरी तरह से, तो जयचंद ने जो है वो एक संदेश वाहक भेजा, संदेश देकर के गजनी को, गजनी में गौरी को, कि ऐसा है कि तुम्हारा दुश्मन भी एक है, तुम भी मुंह की खा चुके हो और हम भी मुंह की खा चुके हैं, तुम दिल्ली पर आक्रमण करो, हमारी सेना और हम तुम्हारे साथ हैं। शर्त यह होगी कि दिल्ली से जितना पैसा मिलेगा वो सब तुम्हारा और दिल्ली हमारी। तो किसको दिया? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी सेना लेकर के आए 1,20,000 सिपाही। इसी दौरान पृथ्वीराज रासो में यह वर्णन मिलता है, षड ऋतु वर्णन मिलता है ना, कि 6 महीने तक जो है, 6 महीने तक ये अपने शयन कक्ष से, बेडरूम से बाहर नहीं आए। कौन? पृथ्वीराज चौहान। संयोगिता से शादी होकर पहुंची नहीं, है ना, शादी होकर पहुंचे, 6 महीने कमरे से बाहर नहीं आए। इधर से लेटर भेजा जा रहा है कि मोहम्मद गौरी उधर से निकल चुका है, निकल आओ बाहर, लेटर नहीं पढ़ा। दूसरा लेटर पहुंचा है कि वो चंगू गया था, वो भी मर गया, अब तो बाहर आ जाओ, नहीं आते। तो कहा जाता है चंद्र बरदाई जो है वो एक तीखी कविता लिख करके भेजते हैं, अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल, नई मधुप घड़, ऐसे करके कुछ कविता होती है। तो ये तीखी कविता जो है ना, जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ते हैं तो उनको बड़ा वैसा लगता है कि यार ये तो बहुत गलती हो गई मेरे से। तो 6 महीने बाद तलवार लेकर के बाहर निकलते हैं, तब तक शत्रु जो है वो इनकी आधी सेना को खा चुका है। मेन सामंत पहले ही मर चुके हैं जयचंद के साथ में। अब जब ये पहुंचते हैं जोश में तलवार लेकर के घुमाते हुए, तब तक देखते हैं कि ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इनकी वॉर की टेक्निक भी गलत थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी लड़ रहा था रिजर्व सेना के साथ, 25% लोगों को भेजता था और लड़ाई लड़ता था, और उधर राजपूत 100 के 100% जा रहे। तो अब ये थकते थे, वो लगातार लड़ाई कर रहे हैं और ये थक रहे हैं, क्योंकि इनके पास रिजर्व जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है, आराम करने को ही नहीं मिल रहा। जो टेक्निक होती है वो गलत होती है। तो तराइन का सेकंड वॉर जब होता है 1192 में, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है बहुत बुरी तरह से। अब इसमें 3 अलग अलग चीजें आती हैं। एक तथ्य यह कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को वहीं मार दिया गया तराइन के सेकंड वॉर के बाद, ठीक है। पृथ्वीराज रासो ये कहती है कि पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं गया था, उनको पिंजरे में बंद करके ले जाया गया था, और वहां पर तराइन के सेकंड वॉर में जयचंद को मार दिया था मोहम्मद गौरी ने, कि अब दिल्ली भी मेरी और शासन भी मेरा। किसने मार दिया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया कि जब तुम अपने देश के नहीं हो पाए, जब देश से गद्दारी कर गए तो हमारे सगे क्या होगे, तो उसको मार दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के शासन के लिए छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तीसरा फैक्ट यह कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक हटा दिया गया था और इन्होंने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इन्हें अजमेर का शासक बना दिया गया था। कहां का शासक बना दिया गया था? अजमेर का। और अजमेर में कुछ सिक्के मिले हैं जिसमें एक तरफ शिव की मूर्ति है और नीचे लिखा हुआ है पृथ्वीराज चौहान, और अपोजिट साइड में जो है वो मोहम्मद गौरी लिखा हुआ है, जिसका नाम था मोहम्मद बिन साम। तो मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है, जो मोहम्मद बिन साम मैंने नाम लिखवाया था, है ना, वो वहीं से मिलता है, मोहम्मद बिन साम, ठीक है। तो एक तरफ पृथ्वीराज चौहान लिखा हुआ है और दूसरी तरफ क्या लिखा है? मोहम्मद बिन साम, और ये बाद के सिक्के हैं। तो तराइन के सेकंड वॉर का रिजल्ट शायद ये हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था, पर उसके बाद कुछ समय तक ये मोहम्मद गौरी के अंडर में रह करके अजमेर के शासक के रूप में कार्य करते हैं। फिर जब ये विद्रोह करने की कोशिश करते हैं तो उस समय मारा गया था इनको, पर इसके कोई साक्ष्य नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। और यहीं पर अगर हम पृथ्वीराज रासो को फॉलो करें तो वो ये कहती है कि पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया था और इनके पीछे पीछे इनके बचपन के मित्र चंद्र बरदाई भी पीछे गए थे, है ना, चंद्र भट्ट या चंद्र बरदाई।
तो जब ये वहां पहुंचते हैं तो वहां पर ये कहा जाता है कि ये उनकी आंखें तब तक निकाल ली गई थी पृथ्वीराज चौहान की, उनको अंधा कर दिया गया था। और चंद्रभट्ट या चंद्रबरदाई जो है वो ये कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा शब्दवेदी बाण चलाते हैं, और अगर आप इनको आदेश देंगे, जब भी आप बोलेंगे कि चलाओ, जब भी आप बोलेंगे तो उस समय ये बाण चलाएंगे और एक ही बाण से 7 घड़े या पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो बोले ठीक है हम, तो इसने थोड़ी ऊंचाई पर बैठा हुआ था। तो चंद्रबरदाई कविता पढ़ते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। और उसी समय ये बोलते हैं कि आदेश देते हैं तीर चलाने का, तो ये ऊंचाई का अंदाजा लगाते हैं और शब्दवेदी बाण चलाते हैं, जो मुंह से उसकी आवाज निकलती है, और वहां पर मोहम्मद गौरी मर गया। पर ऐसा नहीं है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु खोखर जाति के लोगों ने की थी 1206 में नमाज पढ़ते समय। क्या पढ़ते समय? नमाज पढ़ते समय। ठीक है, तो ये कुछ पृथ्वीराज चौहान की कहानियां हैं जिसमें कुछ मिथ है, कुछ सच्चाई है। मुझे नहीं पता कि कौन सा मिथ है और कौन सी सच्चाई है। ठीक है, खैर, तो मिर्ची लगी तक हो गया था, है ना। अब आपको चीजें लिखनी है, ये कहानी के तौर पर आपको याद रखना है, इसका इतिहास से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, इसको कहानी के तौर पर याद रखना है, बाकी इतिहास में जो चीजें वो मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए, क्या लिखवाया मैंने? है एनसीईआरटी में जोड़ने का बोल रहे हैं ना बच्चों, हाँ, पता तो कुछ है ही नहीं साहब, तो क्या जोड़ेंगे बस अंदाज से। ऐसे तो कितने संजय लीला बच्चे लेते हैं। चलिए भाई लिखेंगे, तराइन का पहला वॉर 1191 है। ये कहानी, यहां के बाद तो कहानी क्लियर ही रहेगी ना आप लोगों को, है ना। तराइन का पहला वॉर 1191, इसके बारे में इतिहास नहीं है इसी वजह से, और दूसरी बात क्या है, इतिहास जो लिखा गया उसमें भी इनका इतिहास स्पष्ट तौर पर बताया नहीं है। आप कितनी किताबें आप पढ़ लें, आपको इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, लिखेंगे हरियाणा के तराइन में हुआ। कहां पर हुआ? हरियाणा के तराइन में। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। गौरी पराजित हुआ और वापस चला गया। गौरी डिफीटेड एंड रिटर्न बैक। गौरी पराजित हुआ और वापस चला गया। दिस वॉज द सेकेंड डिफीट ऑफ गौरी इन इंडिया। ये भारत में गौरी की दूसरी हार थी। दिस वॉज द सेकेंड डिफीट ऑफ गौरी इन इंडिया। (1192) में ही अगेन अटैक ओवर द दिल्ली। ये दिल्ली पर पुनः आक्रमण करता है। 1192, 1192 में, हाँ 91, 1191, 1192, 1192 में दिल्ली पर पुनः आक्रमण करता है ना। इसे क्या बोला जाता है? तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और दिल्ली पर गौर साम्राज्य की स्थापना हुई। हाँ, in 1192 he again attacked over the Delhi. This was the second battle of Tarain. ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान हार गए, डिफीटेड, एंड गौर डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली। गौर डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली। दिल्ली में कौन सा शासन स्थापित हुआ? गौरवंश। ठीक है, अब ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में अंतिम जो मतभेद हैं उसमें
एक तो यही है कि उनको तुरंत मार दिया गया था, तो तुरंत किसके द्वारा नहीं, इसमें कुछ लोगों का जो इतिहासकारों का मानना है वो लिख लो आप। मिराज उस सिराज, सॉरी मिनहाज उस सिराज के अनुसार, मिराज उस सिन्हाज के अनुसार, मिनहाज 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 उस सिराज, मिनहाज उस सिराज के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की तत्काल हत्या कर दी गई थी। उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिनहाज उस सिराज, पृथ्वीराज चौहान was murdered immediate after the second war of Tarain, immediate after the second war of Tarain, द्वितीय उसके बाद तुरंत मार दिया गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज वॉज टेकन टू गजनी, पृथ्वीराज रासो के अनुसार इन्हें गजनी ले जाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू हसन निजामी, हसन निजामी के अनुसार, हसन निजामी, हाँ निजामी निजामी, अकॉर्डिंग टू हसन निजामी, हम मिनहाज मिनहाज उस सिराज के अनुसार, है ना, मिनहाज पृथ्वीराज वॉज मेड द रूरल ऑफ अजमेर, पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शासक बना दिया था। है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर गौरी, है ना, अंडर गौरी, है ना, हिंदी में लिख लेंगे ब्रैकेट में, किसके, गौरी के अधीन, गौरी के अधीन, ठीक है। और इसका प्रमाण क्या है, जो सिक्के मिलते हैं वो, ठीक है। 1192 में, अगला पॉइंट है 1192 में गौरी भारतीय क्षेत्र का शासक अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाता है। 1192 में गौरी भारतीय क्षेत्र का शासक किसे बनाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाता है और गजनी लौट जाता है, ठीक है। इन 1192 गौरी अपॉइंट कुतुबुद्दीन ऐबक as a ruler of Indian area, as a appoint Qutbuddin Aibak as a ruler of Indian area and return back to Ghazni, and return back to Ghazni, ठीक है। 1194 में यह भारत पर पुनः आक्रमण करता है। 94 में यह भारत पर पुनः आक्रमण करता है ना, ही अगेन अटैक ओवर द इंडिया, और उत्तर प्रदेश के चंदावर में, चंदावर में जयचंद के साथ लड़ाई होती है। किसके साथ लड़ाई होती है, जयचंद, ठीक है। बैटल ऑफ चंदावर, जयचंद वर्सेस, हाँ ये वही जयचंद है, कन्नौज वाला, है ना, जयचंद वर्सेस क्या, हाँ हाँ, जयचंद वर्सेस गौरी, कौन जीता कौन हारा,
गौरी जीता, जयचंद हारा। हाँ, मार दिया था, और कन्नौज को तुर्क साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, इसी दौरान एक बुरी खबर आती है, 1203 में गयासुद्दीन मर जाता है। गयासुद्दीन याद है कौन है? हाँ, कौन है? इसका बड़ा भाई। ठीक है, हाँ ठीक है, फिरोज को ऊपर शासन कर रहा था जो। ठीक है, 1203 में गयासुद्दीन मर गया, लिख लो। इसके बाद ही तो ये मेन शासक बनेगा। मेन शासक तो ये 1203 से 1206 तक रहता है। ठीक है, 1203, सॉरी हाँ 1200 ही तो 3 आएगा। 1203 में कौन मर गया? गयासुद्दीन। तो अब इसके बाद इसके अभियान बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा फोकस उधर ही करेगा अपना। ठीक है, और इसका अंतिम अभियान जो है ना वो 1205 में होता है। 1205 में अंतिम अभियान भारत की तरफ, है ना, लास्ट कैंपेन इन 1205। खोखर जाति का विद्रोह होता है, खोखर जाति। ठीक है, खोखर जाति का विद्रोह दबाने के लिए आता है ये। चलो आखिरी लाइन लिखेंगे आज के दिन की। 1206 में भारत से वापस जाते समय चले गए फिर आगे। 1206 में नहीं, 1205 में जो आया था अब दबा करके फाइनल जा रहा है। 1206 में भारत से वापस जाते वक्त सिंधु नदी के तट पर, while returning from India in 1206 on the bank of Indus River in वायमक प्लेस, वायमक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय, वायमक नामक स्थान पर, हाँ जी हेलो जी मैम, हाँ 5-15 पे, ठीक है ठीक है। वायमक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय खोखर जनजाति के गुट ने इसकी हत्या कर दी, है ना। ऑन द रिवर, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर इन वायमक प्लेस, गौरी वॉज किल्ड बाई द खोखर ट्राइब, गौरी वॉज किल्ड बाई बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन वायमक प्लेस, गौरी वॉज किल्ड बाई द खोखर ट्राइब ड्यूरिंग नमाज। नमाज पढ़ते समय इसकी क्या हो गई? हत्या हो गई। ठीक है भाई साहब, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे अब, है ना। अब इसके बाद सीधा क्या, गुलाम वंश शुरू होगी। हमारा टारगेट था क्या? गुलाम वंश, है ना। मतलब समय से एक दिन पहले अब कर रही क्लास। हाँ, अब तो संडे को गुलाम वंश स्थापित करेंगे, अगले संडे को, है ना। आपन ने ये जो इतना संघर्ष किया है? हाँ मैं टारगेट था मेरे को गुलाम वंश की स्थापना तक पहुंचाना था, अगर नहीं होता तो नहीं, कल का ही क्लास है। कल मैं जाऊंगा बाहर। हाँ निपटाएंगे। ये बेचारे देखो पीछे सब मासूमियत से बैठे हुए हैं कितने। करेंगे कल, हाँ 5 बजे लो सुबह। चले भाई, धन्यवाद, मिल लेंगे हम लोग जल्दी ही।